नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो आपकी परीक्षाएँ करवाई जा रही हैं, एग्ज़ाम्स, उनमें आप सबको पता होगा यूपी जीके, ये 20 अंकों का पूछा जाता है। हम लोग यूपी जीके और साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स के कंबाइंड एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक? तो इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर डाल दी जाएँगी। अच्छा, ये इसका सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स तैयारी 2026 के नाम से। तो वहाँ से आप इसके सेट नंबर 1 को देखिए। शुरू करें? क्वेश्चन नंबर पहला देखो। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना के वित्त पोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना। इसमें जो बालिकाएँ हैं उनको फ्री स्कूटी प्रदान की जाती है। इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2025-26 के लिए 400 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। याद रखना ये राशि पूछी जा सकती है आपसे। 400 करोड़ बिल्कुल सही है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से चल रही है। ये गलत हो जाएगा और इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर और साथ ही साथ शिक्षित बनाना है। दरअसल ये जो योजना है, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। एक बात याद रखो, अगर कोई बच्ची यूपी की स्थायी निवासी है स्थायी निवासी, ठीक है? उसी को ये लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 3 डी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेकंड में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा उपन्यास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित है? मैला आंचल है क्या? ये मैला आंचल इनका तो नहीं है, ये दरअसल फणीश्वर नाथ का है, फणीश्वर नाथ रेणु का, है ना? इसके अलावा राग दरबारी ये किसका है? ये है श्रीलाल जी का, श्रीलाल शुक्ल। पढ़िए इसको, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। और मधुशाला ये किसका है? ये सबको पता होगा, हरिवंश जी का है, हरिवंश राय बच्चन साहब का। और गुनाहों का देवता ये किसका है? ये है धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती। तो आपसे धर्मवीर भारती का ही पूछा गया था। डी पार्ट सही होगा। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी सही होगा। अच्छा, धर्मवीर भारती साहब से संबंधित मुझे एक बात बताओ। धर्मवीर भारती, इनसे संबंधित मुझे एक बात बता दो कि इनका जो जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है कहाँ? शहर बताओ। इलाहाबाद, याद रखो। इलाहाबाद में ये जन्मे हैं और इनकी एक रचना है, ये रचना बहुत पूछी जाती है। ये है सूरज का सातवाँ घोड़ा, सूरज का सातवाँ घोड़ा, याद रखो। ठीक? अच्छा, बात इलाहाबाद की आ गई है, तो इलाहाबाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना। प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा भी गया है। इलाहाबाद में एक केंद्रीय राज्य पुस्तकालय है, केंद्रीय राज्य पुस्तकालय, गौर करना। ये जो इलाहाबाद में केंद्रीय राज्य पुस्तकालय है, क्या बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो दौर है 1946 का, इसी समय इलाहाबाद में क्षेत्रीय पुस्तकालय की स्थापना की थी। अ, एक जस्ट वेट, क्षेत्रीय पुस्तकालय की स्थापना भी हुई थी यहाँ पर, गौर करो। क्षेत्रीय पुस्तकालय की यहाँ पर स्थापना हुई थी और ये स्थापना करी किसने थी? ये करी थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, संपूर्णानंद ने, याद रखो। वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी पार्ट सही हो जाएगा, है ना? तीसरे में आओ, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में लड़ने वाली एक दलित महिला थी। इनका नाम है महावीरी देवी। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? झांसी से तो है नहीं, शाहजहांपुर से भी नहीं है, ये मुजफ्फरनगर से हैं। याद रखो, ये है दलित समुदाय से, दलित समुदाय से, ठीक है? और साथ ही साथ इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था। अच्छा, मुजफ्फरनगर में एक गाँव है, गाँव पता है? ये गाँव है मुंडभर, मुंडभर ग्राम। ये मुंडभर ग्राम से संबंधित थी। तीसरे का सही होगा सी पार्ट। और आगे बढ़ो ज़रा, हम आपको लिए चलते हैं 4th में। चौथा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1935 में इस समिति की सिफारिश के अंतर्गत पूरा सचिवालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था।
वो कौन-सी समिति थी, जिस समिति की अनुशंसा पर जो सचिवालय था, ये इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र किया गया था? पन्नालाल मैक्लियोड समिति या मैक्लियोड बटलर समिति? प्रिंटर तो है नहीं, ना ही फ्रेज़र हैं। या तो पन्नालाल होंगे या फिर होंगे मैक्लियोड बटलर। सही उत्तर होना चाहिए पन्नालाल और मैक्लियोड समिति। ठीक, आओ ज़रा इसमें 2-3 बातें समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो ये राज्य सचिवालय है, ये जो उत्तर प्रदेश का राज्य सचिवालय है, इसका पहला पुनर्गठन कब हुआ था? क्या पता है आपको? इसका जो पहला पुनर्गठन हुआ था, ये हुआ था 1883 1883 में। और सचिवालय के जितने भी विभाग थे, वो विभाग पहले इलाहाबाद में थे, फिर ये इलाहाबाद से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे लखनऊ की तरफ। लखनऊ की तरफ, गौर करना। दरअसल एक वर्ष आया 1935 1935। ये 1935 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 1935 में संपूर्ण सचिवालय को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। पूरा का पूरा जो संपूर्ण सचिवालय था, सचिवालय ये स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? ये स्थानांतरित कर दिया गया था लखनऊ में। अब इसके स्थानांतरण के लिए एक समिति बनाई गई थी पहले। ये समिति जो बनाई गई थी 1932 1932 में बनाई गई थी, ठीक? और इस समिति का नाम था पन्नालाल पन्नालाल मैक्लियोड पन्नालाल मैक्लियोड समिति। इसी समिति की अनुशंसा पर 1935 में पूरा सचिवालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। और आगे बढ़ो जरा, हम आपको लिए चलते हैं 5 नंबर में। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ये जो मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था? फिरोज शाह है क्या? इब्राहिम शाह है, मोहम्मद बिन है या फिर सिकंदर लोदी है? ध्यान दो, सही उत्तर होना चाहिए इब्राहिम शाह। ठीक है, देखो, जस्ट वेट, मैं बात कर रहा हूँ अटाला की। गौर करना, अटाला मस्जिद। यहाँ से कुछ 2-4 बातें आप याद रखो। एक तो ईयर याद रखना, 1408, 1508 में इसका निर्माण होता है। और कराने वाला शख्स कौन था? उसका नाम है इब्राहिम इब्राहिम शाह सर्की। ठीक, इसके अलावा ये जो अटाला मस्जिद है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग-लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा है। 100 फीट से ज़्यादा है। स्टेटमेंट आपसे बनाता है, चूँकि आयोग इस समय पता नहीं कैसे सवाल बना रहा है ना? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, उस आधार पर पढ़िए और ख़ास तौर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अ, देख के, कैसे सवाल बना रहा है और इसी हिसाब से आप भी स्टेटमेंट वाले सवाल पढ़िए। अच्छा, इसका जो निर्माण है, ये निर्माण शुरू किसने कराया था, टाला मस्जिद का? इसका शुरू कराया था निर्माण फिरोज़ शाह ने। फिरोज़ शाह तुगलक ने, ओह सॉरी, फिरोज़ शाह शर्की ने। और ये जो निर्माण इसने शुरू कराया था 1990 नहीं है, 13 है, 1393 है ना? 1393 में शुरू कराया था और इसके बाद ये 1408 में बन के तैयार हुआ था। ये मस्जिद काफ़ी बड़ी है। इसमें बताते हैं 3 विशाल द्वार हैं, 3 विशाल इसमें द्वार हैं। यानी 3 जगहों से आप निकल सकते हो और अंदर जा सकते हो। ये जो पूरा प्रांगण है, इसकी परिधि कितनी है? इसकी परिधि है 248 फीट, याद रखो। वापस आ जाओ, सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम शाह, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बता दो मुझे। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये तो नहीं है। कन्या सुमंगला में पैसे दिए जाते हैं, रुपए दिए जाते हैं और बड़ी छोटी उम्र में दिए जाते हैं ताकि बच्ची पढ़ लिख सके, है ना? उसका स्वास्थ्य सुधर सके, चूँकि खाना-पीना के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, अ, बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, क्या ये सही है? या फिर आपसे कह रहा है बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा? नहीं, ये तो गलत है। बालिकाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता देना, हाँ, ये ठीक है। बालिकाओं को स्नातक स्तर तक
निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, बल्कि डी पार्ट सही होगा क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से पैसे दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम आपसे 2-3 बातें डिस्कस करें इस योजना के अंतर्गत, देखो, हम बात कर रहे हैं कन्या सुमंगला की। कन्या सुमंगला योजना। इस योजना को ध्यान से देखो, ये मुख्यमंत्री जी के नाम से है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहा जाता है इसे। ये जो योजना है इसे 6 चरणों में लागू किया जाता है। 6 चरण ना लिखो बल्कि 6 श्रेणियाँ लिखो तो ज़्यादा सही होगा। इसे 6 श्रेणियों में लागू किया जाता है, ठीक है? ये 6 श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं? पहली श्रेणी, जब बच्ची का जन्म हो उस समय कुछ रुपए दिए जाते हैं, कितना? 5,000 रुपए। दूसरा जो चरण है, ये है जब बच्ची पूरी तरह से 1 वर्ष का उसका टीकाकरण हो जाए, उसके बाद उसे 2,000 रुपए मिलते हैं। हालाँकि बच्ची छोटी है तो माता-पिता को मिलेंगे। जो तीसरा चरण है, वो है जब बच्ची कक्षा में प्रवेश करे। 1 कक्षा में ये प्रवेश ले ले, उस समय इसे 3,000 रुपए मिलते हैं। जो इसका चौथा चरण है, ये है बच्ची जब कक्षा 6 में प्रवेश करे। 6 कक्षा में जब ये प्रवेश करे, उस समय इसे फिर से 3,000 रुपए मिलेंगे। फिर इसके बाद ये तो चौथा चरण हो गया। अब हम आपको लिए चलते हैं 5वें चरण में। ये जो 5वां चरण है, इसमें बच्ची जब कक्षा 9 में प्रवेश करे और जब कक्षा 9 में प्रवेश करेगी तब इसे 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 13 5 हो जाएँगे, 13 5 हो जाएगा 18, अब इसे 5,000 रुपए मिलेंगे और 8 7 हो जाएगा 25, ठीक है। फिर इसके बाद जो छठा चरण होगा, ये 5 हो गए। इसके बाद जो 6th चरण होगा छठा, इसमें स्नातक स्नातक डिग्री के लिए दाखिला लिया हो या उसने 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए दाखिला लिया हो। 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए इसने दाखिला लिया हो और यहाँ पर उसे मिलते हैं 7,000 रुपए। अब ज़रा इनको टोटल जोड़ो, कितना हो रहा है? 7 5 12 3 15 16 17 18 19 20 20 5 25 यानी टोटल इसे मिलते हैं 25,000 रुपए, ठीक? इस योजना के अंतर्गत पहले 15 थे, इसके बाद फिर और आगे बढ़ा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर छठे से आप आगे बढ़ो, 7वें में आ जाओ। 7th में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस जेई एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामले पर नजर रखने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला समेकित क्षेत्रीय केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? ये कहाँ पर अवस्थित किया गया है? वाराणसी में है कि गोरखपुर में है या फिर लखनऊ में है कि कानपुर में है? ये होगा गोरखपुर में, ठीक है? और ये जो सीआरसी केंद्र है, सीआरसी, क्या मुझे बता सकते हो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? सीआरसी गोरखपुर, इसका उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था और तारीख थी 2 सितंबर। 2 सितंबर 2018 को इसको उद्घाटित किया गया, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 8 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन-सी ऐसी ताप विद्युत परियोजना है कौन-सी ताप विद्युत परियोजना जो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम है? क्या बता सकते हो? अनपरा गलत है, ओबरा गलत है, हरदुआगंज ये भी गलत है, घाटमपुर सही होगा, घाटमपुर। घाटमपुर के परिप्रेक्ष्य में मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस कर लूँ। देखो, बात है घाटमपुर की। घाटमपुर थर्मल पावर, हम इसकी बात कर रहे हैं, घाटमपुर थर्मल पावर की। ये जो घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना है, गौर करना ज़रा। दरअसल इस परियोजना का विकास क्या बता सकते हो? ये किसके द्वारा हुआ है? इसका जो विकास किया गया है, ये किया है नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया। अच्छा, दरअसल यहाँ पर संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है। ये एक संयुक्त उद्यम है। सवाल ये बनता है संयुक्त उद्यम है किसका? और संयुक्त उद्यम जिसका है, उसमें साझेदारी किसकी कितनी है? हिस्सेदारी किसकी कितनी है? जैसे अगर हम एनसीएल
इंडिया लिमिटेड की बात करें, एनसीएल इंडिया लिमिटेड, इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 51%। और अगर हम यूपीआरवी यूएनएल की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी 49% है। ये रेशियो भी याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घाटमपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9th। 9 में कह रहा है कि जो भारत कला भवन है, भारत कला भवन जो अपने कला संग्रह के लिए जाना जाता है, किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है? सबको पता होगा, बीएचयू में अवस्थित है। ठीक है, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आओ, मैं बात कर रहा हूँ बीएचयू के भारत कला भवन की। गौर करना, बीएचयू का जो ये भारत कला भवन है, ये इस स्थापना तो आप सबको पता होगा, ये 1920 में स्थापित हुआ था। 1920 1 जनवरी तारीख थी। ये तारीख याद रखना, 1 जनवरी 1920। क्या मुझे बता सकते हो इसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? इसके संस्थापक के रूप में किसे चुना गया था? और जो वर्तमान भवन है, वर्तमान भवन, वर्तमान भवन का मतलब ये जो भारत कला भवन है, इसका वर्तमान स्वरूप, वर्तमान भवन, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? इसकी आधारशिला, इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। और जो संस्थापक थे, ये थे राय कृष्णदास, राय कृष्णदास। और इसकी जो वर्तमान भवन है, उसकी आधारशिला रखी थी 1962 में, और ये रखी थी नेहरू साहब ने, जवाहरलाल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाओ। देश का जो पहला दुग्ध संघ उत्तर प्रदेश में किस जिले और किस वर्ष स्थापित किया गया? लखनऊ 1938 में। लखनऊ 1938 में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स और हैं, जैसे एक वर्ष बहुत आपसे पूछा जाता है, 1917। क्या घटना घटी थी? दूध से संबंधित आपको बताना है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित। 1938 इस वर्ष कौन सी घटना घटी थी? फिर 1962 इस वर्ष कौन सी घटना घटी थी? और इसके अलावा 1976 इस वर्ष कौन सी घटना घटी थी? ये 4 ईयर्स एज इट इज आप याद रखो। ठीक, 4 ईयर्स कौन कौन से? एक तो 1917, इसमें क्या हुआ था? इसमें कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना हुई थी, याद रखो। कटरा सहकारी दुग्ध समिति, दुग्ध समिति, ये समिति बनी थी कटरा सहकारी दुग्ध समिति, और ये कहाँ बनी? इलाहाबाद, इलाहाबाद इसकी स्थापना हुई। 1938 में क्या हुआ? 1938 में हुआ ये था कि देश का पहला दुग्ध संघ बना था। देश का पहला दुग्ध संघ बना था, लखनऊ, याद रखना। 1962 में क्या हुआ? 1962 में हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। और 1976 में क्या हुआ? इस समय उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम पारित किया गया था। दुग्ध अधिनियम उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये अस्तित्व में आया, और साथ ही साथ दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना हुई थी। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो 10वीं का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 11 नंबर में। 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोध दस्ते का जो मुख्यालय है वर्तमान में, ये कहाँ पर है? क्या ये लखनऊ में तो नहीं है? याद रखो, इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। ठीक, मैं आपको ये जो आतंकवाद दस्ता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता, निरोधक दस्ता, ये आतंकवाद निरोधक दस्ता है, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक, इसमें 2-3 बातें याद रखना। सबसे पहले इसको इस्टैब्लिश कब किया गया? इसकी जो स्थापना हुई है, ये हुई है 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है एलकेओ, यानी कि लखनऊ में। बात समझ पा रहे हो? मैं आपको लिए चलता हूँ 2007 से ठीक 10 साल बाद, 2017 में।
2017 में क्या हुआ? 2017 में एसपीओटी की स्थापना हुई। एसपीओटी की स्थापना होती है। ये एसपीओटी क्या है? उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस अभियान दल। याद रखो, उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस विशेष पुलिस अभियान दल, इसका गठन किया गया था 2017 में। और अगर हम वर्तमान की बात करें, एसपीओटी की 7 टीमें कार्य कर रही हैं। टोटल 7 टीमें इसकी कार्य कर रही हैं। याद रखना। चलो खैर, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। जा रहे हो गया? मैं आपको लिए चलता हूँ बारे में। कह रहे हो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये पीलीभीत हो जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। जरा यहाँ पर आओ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना। देखो, ये जिला कौन सा है? वहां पर है, ये है पीलीभीत। पीलीभीत में फैला हुआ है, साथ ही साथ ये शाहजहांपुर में भी फैला हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपको मिलेगा एक बीच, इसे कहते हैं चूका बीच। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। चूका बीच कहाँ पर है? इसी में है। और ये किस नदी के किनारे है? चूका नदी। और यहीं पर और भी कई सारी नदियां हैं, जैसे शारदा नदी। शारदा नदी इसके किनारे डेवलप किया गया है। एक मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, इसका फुल फॉर्म मुझे बताना। ये सवाल पूछा भी गया है आपके आयोग के द्वारा। यूपी ईटी डीबी, इसका पूरा नाम बताओ मुझे, क्या है? इसको कहते हैं, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ई फॉर हो जाएगा इको टूरिज्म, बी फॉर डेवलपमेंट, बी फॉर बोल्ड। याद रखो, पूछा जाता है। लिख लो जरा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ई फॉर हो जाएगा इको, टी फॉर टूरिज्म, इको टूरिज्म, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। यूपी ईटी डीबी। अब मुझे बताओ, इसकी जो स्थापना है, क्या बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई है अगस्त 2022 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एलकेओ यानी कि लखनऊ में। याद रखो, पूछा जाता है। चलो भाई, और आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सी। पूरे में आ जाओ। जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सहयोग से परियोजना है, जो जो कौन सी है? एनवीडिया है, सैमसंग है, एचसीएल। तो एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उपक्रम है। सी पार्ट सही होगा 13 का। हाँ ठीक है। ठीक। 15 में आ जाओ। 14 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में इस संस्थान ने 1976-77 में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट स्नातक प्रोग्राम को शुरू किया था। हरकोट बटलर गलत हो जाएगा, और एपीजे अब्दुल कलाम भी गलत हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, ये सही होगा सी पार्ट। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे, गौर करो। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट। देखो, अगर हम मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, ये जो प्रयागराज वाला है, इसकी बात करें, तो मुझे बताओ इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, स्थापना थी, 1961 में हुई थी। ये हुई थी केंद्र और साथ ही साथ राज्य के सहयोग से। केंद्र और राज्य के सहयोग से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन फिर हुआ ये, एक वर्ष आता है 2002। 2002 में भारत सरकार द्वारा पूर्णतया इसको वित्त पोषित करना शुरू कर दिया गया। अर्थात 2002 में ये भारत सरकार द्वारा पूर्णतः पूर्णतः वित्त पोषित बना। वित्त पोषित बना। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके बाद फिर 1960 सॉरी इसके बाद फिर 1976-77 का दौर आता है। और ये वही दौर है जो आपसे सवाल पूछा गया था। देश का ये पहला संस्थान बनता है जिसने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में स्नातक कार्यक्रम को शुरू किया था। लेकिन इससे ठीक 4 साल पहले 1972 की घटना और याद रखना। 1972 में घटना ये घटती है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इसने स्वरोजगार परियोजना को शुरू किया था।
स्वरोजगार परियोजना शुरू किया था, ठीक है? और टारगेट हासिल किया था कि औद्योगिक स्टेट स्थापित करना है। औद्योगिक स्टेट स्थापित करना, ये टारगेट फिक्स किया गया। वापस आ जाओ अपने सवाल में। क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट हो जाएगा, 15 में आओ। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर 1840 से 54 के निर्माण के लिए कौन सा ब्रिटिश इंजीनियर उत्तरदायी था? ये पी टॉलमी था। सॉरी, पी पी कॉटले। ये कॉटली या कॉटले? देखो, ऊपरी गंगा नहर आपसे सवाल पूछा गया है। ऊपरी गंगा नहर, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखो। सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर, इस ये प्रोजेक्ट किसने चलाया था, या इसके फादर किसे कहा जाता है? फादर कहा जाता है टीपी कॉटले को, ठीक है? क्योंकि अंग्रेज का नाम है, इसलिए अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग इसका प्रोनाउंसिएशन मिलता है, जैसे आयोग ने कॉटली करके पूछा है, ठीक? अच्छा, इसका जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य, ये शुरू किया गया था 1842 1842 में। और इसमें जो पहली बार इस नहर में पानी कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1854 में। ये जो ऊपरी गंगा नहर है, इसकी 3 शाखाएँ हैं, 3 शाखाएँ हैं। ये 3 शाखाएँ कौन-कौन सी हैं? एक है देवबंद शाखा, दूसरी शाखा है अनूप शहर शाखा, गौर करना, अनूप शहर शाखा, और जो तीसरी शाखा है इसे कहते हैं माठ शाखा, ठीक? इससे कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं या लाभान्वित होते हैं? तो जैसे सहारनपुर है, मुज़फ्फरनगर है, इसी के आस-पास जो है मेरठ है, गाज़ियाबाद है, और भी कई सारे क्षेत्र इससे लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, आ जाओ 16 में। 16 कह रहा है, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं, प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास जी का जन्म, ये सबको पता होगा, राजापुर में हुआ था। देखो क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कौन-सा ऐतिहासिक स्थल मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है? कौन-सा स्थल है जो मिनी खजुराहो कहलाता है? ये है गणेश बाग। गणेश बाग। आओ ज़रा समझते हैं 2-4 बातें गणेश बाग से संबंधित। देखो, ये मैंने लिखा गणेश बाग। अब यहाँ से 2-3 बातें समझना। सबसे पहले तो इसका मुझे निर्माण बता दो। निर्माण कब हुआ और किसने कराया? ठीक। दूसरा मुझे बताओ, इसे और किस नाम से जाना जाता है? अर्थात इसका उपनाम। इसका जो निर्माण हुआ है, ये 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। और ये जो निर्माण है कराया किसने? विनायक राजा पेशवा। नाम याद रखना, विनायक राजा पेशवा, ठीक है? इन्होंने इसका निर्माण कराया। अच्छा, ये जो उपनाम है, गणेश बाग को और किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, ठीक है? अच्छा, बात चित्रकूट की हो रही है, तो यहाँ पर कामदगिरी भी है, कामदगिरी भी है, नाम आपने सुना होगा, कामदगिरी पर्वत। दरअसल ये है क्या? ये एक वन पहाड़ी क्षेत्र है, वन पहाड़ी क्षेत्र। इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है मूल चित्रकूट, याद रखो, इसे मूल चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर भरत मिलाप मंदिर भी है, भरत मिलाप मंदिर, ठीक? भरत राम भगवान से मिले थे, तो खैर, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स फ्रोजन एसोसिएशन इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है। दरअसल उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स की बात करें, तो भारतीय ट्रस्ट कंपनी अधिनियम सोसाइटी, इसमें जो चीनी मिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देखो। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ पहली चीनी मिल, ये कब और कहाँ स्थापित की गई थी? और मैंने लिखा यूपीएसएमए, ठीक है? यूपीएसएमए।
उत्तर प्रदेश मिल्स एसोसिएशन, शुगर मिल्स एसोसिएशन, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1938 में। और जो पहली चीनी मिल है, ये 1903 में खोली गई थी। कहाँ पर? प्रतापपुर में। ये प्रतापपुर कहाँ है? देवरिया का क्षेत्र। अच्छा, इसमें 3 ईयर्स लगातार याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं। 1938 इस समय क्या हुआ? 1938 दूसरा वर्ष। इसके अलावा 1975 1975 में क्या हुआ? 1938 में याद रखो, संयुक्त चीनी कारखाना अधिनियम बनाया गया था। 1938 में ही चीनी मिल नियंत्रण अधिनियम बनाया गया और 1975 में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में बनाया गया था। ठीक है? उसमें 19 का हो जाएगा नाफीस। 20 में क्या कह रहा है? नौचंडी मेला प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अच्छा, बात मेरठ की हो रही है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और याद रखो। जैसे इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहते हैं माया राष्ट्र। आयोग पूछता है इस तरह के शब्द, इस तरह के प्रश्न। माया राष्ट्र, इसे क्या कहा जाता है? भारत का भारत का खेल नगर, इसे ही कहा जाता है। यहीं पर एक मेला लगता है, बड़ा फेमस है। नाम है नौचंडी, है ना? नौचंडी मेला। इसकी शुरुआत कब से हुई है? कब से ये लग रहा है? शुरुआत हुई 1600, नहीं 1900 नहीं है, 1600 है। 1672 से। और यहीं पर एक मंदिर है, हस्तिनापुर का हस्तिनापुर का जैन मंदिर यहीं पर है। ठीक। और मेरठ की अगर हम बात करें तो 1997 1997 में यहाँ पर राजकीय संग्रहालय मेरठ की स्थापना हुई थी। राजकीय संग्रहालय मेरठ, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। खैर, बस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। ये 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस का मतलब सेट नंबर 2। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।